नमस्कार, मैं उमेश कुमार पुनः फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। यदि आप मेरा पहला वीडियो जो चैप्टर 1 पर जो आधारित है उसको आप नहीं देखेंगे तो जरूर आके आप देखें। आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ था वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि चैप्टर वाइज आपको पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँ, ताकि आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस कॉन्सेप्ट के आधारित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आगे वो सारे क्वेश्चंस को आप डील कर पाओ आने वाले एग्जाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आप लोग नेक्स्ट जेन एक्सपर्ट्स हब को आप सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में आके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये हमारे जो टाइपिस्ट है ना, एक नंबर, पता नहीं कैसे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर is displaced by a medium of relative permittivity K, then its capacity। बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों का बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं D, और यहाँ पे जो दोनों प्लेट्स का बीच का जो मीडियम है हम लोग क्या मान लेते हैं, वैक्यूम। ओके, तो कैपेसिटी क्या होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। D तो आपको समझ में आ गया क्या है, सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में। A क्या है, एरिया है। A क्या है, एरिया। A क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। ओके, अब हम लोग क्या इसमें क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है कि इसके जगह पर वैक्यूम को के जगह पर है ना, यदि हम लोग किसी मीडियम को डाल रहे हैं, एयर की जगह पे क्या डाल रहे हैं, किसी मीडियम को डाल रहे हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, K है, तो इसका कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो आपको पता है कि आप अधिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर रहे हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में, तो क्या होता है, उसका कैपेसिटी इंक्रीज करता है कितना टाइम्स, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसमें कोई मीडियम डाल दिया गया बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, K है, ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेशन उतना ही है। तो ये C का जो होगा वैल्यू क्या होगा, इनिशियल मान लेते हैं C0 था, तो ये कितना हो जाएगा, K C0। इसका मतलब इसका जो कैपेसिटी है प्रीवियस से K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर, पहले ही ऑप्शन नंबर में K टाइम्स इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर को ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना करें, तो आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ पर आप कैपेसिटर लिख रहे हैं और यहाँ पर आपका कंडेंसर है, दोनों बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, तो आप इसको देख लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे भी इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान ये रहे कि इस चैप्टर को भी पढ़ना है, लेकिन इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कैपेसिटर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से आपको पुनः दिया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट कैपेसिटी। अभी जस्ट मैंने बताया कि यदि आपके पास ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन कितना है, D है, तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब क्या बोल रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि दोनों प्लेट्स का बीच का जो दूरी है ना,
वो क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो डबल कर दिया गया है तो नया कैपेसिटी क्या होगा, तो नया कैपेसिटी करेंगे फिर वापस क्या करेंगे ना कि जो नया कैपेसिटी है उसको हम मान लेते हैं सी, और ये जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लेते हैं डी, जो कि कितना के बराबर है, जस्ट दुगुना है प्रीवियस का। प्रीवियस कितना था, डी था, अब कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो 2d हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा ये वाला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट को कुछ नहीं किया गया, रिमेन्स एज यूजुअल उसे ही छोड़ दिया गया, जितना था पहले उतना ही अब भी है, केवल डिस्टेंस दोनों का प्लेट्स के बीच की दूरी को सिर्फ घटाया और बढ़ा दिया गया है। तो आप एक काम करो, यहाँ से कितना हो जाएगा, सी नॉट ए अपॉन डी की जगह पे कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू हाफ। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये जो देखा जाए मैच किया जाए तो कितने के बराबर है, प्रीवियस का कितना है, ए नॉट ए अपॉन डी, तो ये हो जाएगा प्रीवियस 1 अपॉन 2c, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो कैपेसिटी इसमें से आपका कौन सा दिख रहा है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ये नहीं होगा, इंक्रीज डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, ये ऑप्शन इज इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है ना, ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो आप बिना आप देखे हुए, देखिए यहाँ पे दो ही लग रहा है, सबसे पहले ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे, यदि आप ऐसे आप केवल टिक लगा बिना बनाए हुए मारना चाहते हो तो आप मार सकते हो। ये वोल्ट पर मीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये ऑप्शन, ये तो ऑप्शन गलत ही, कितना इसका जो ये वाला डाटा सही होगा मान लेते हैं, लेकिन इसका यूनिट क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है यूनिट इसमें वोल्ट है, जबकि होना चाहिए क्या, जूल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। तो ये वाला किलो वाट आवर, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, जूल भी क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है। तो दोनों एनर्जी का ही यूनिट है, आपको अब चेक करना पड़ेगा कि किसके बराबर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी आया कैसे, क्या ये डाटा मुझे याद रखना होगा या कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका डाटा भी याद कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा डायरेक्टली, न्यूमेरिकल से आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको डाटा यूज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट भी रखना चाहते हो तो मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ मैं बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होगा और कैसे ये एक इलेक्ट्रॉन के वोल्ट बराबर इतना आया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट, या फिर ऐसे लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ओके, तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, ये कितना है, 1 वोल्ट है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में कितना वर्क डन करेगा, तो कितना करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है ना, कूलाम में हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू ई का चार्ज पर कितना होगा -19 जूल, किसमें आएगा ये, जूल में आएगा, तो ये कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, है ना। तो आप इसको एक बार नोट डाउन भी साथ में करते जाना, क्योंकि आप लोगों को इससे क्या होगा ना कि जब आप दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आपको मिले तो आसानी से आप इसको डील कर सकते हो, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स जिनका हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, C है, और ये तीनों का तीनों किसमें सीरीज में कनेक्टेड हैं,
तो उन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कब कहेंगे, यदि मान लेते हैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो ये कब होगा, C1 C2 Cn, ये मान लेते हैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स किसमें है, सीरीज में, जब सभी के थ्रू सेम चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा, जब सभी के थ्रू, सभी कैपेसिटर के थ्रू कितना चार्ज Q फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज इसके अक्रॉस है उतना ही चार्ज इसके अक्रॉस है, उतना ही चार्ज इसके अक्रॉस है। तो आपका जो, तब ये क्या कहलाएगा, ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। अभी चार्जेस डिफरेंट फ्लो हो रहा है सभी कैपेसिटर्स में, तो आप समझ लेना कि वो किसमें है, पैरेलल में है। तो इसका जो 1/C इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Cn, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है, सभी का वैल्यू कितना है, C है, तो सबके यहाँ पे आप तीन ही है तो तीन ही लो, है ना। 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C प्लस 1 जो भी C है, तो ये 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/C, लेकिन हमको निकालना क्या है, C इक्विवेलेंट निकालना है, तो इधर रेशियो पलट रहे तो उधर भी रेशियो क्या होगा, पलटाएगा, तो कितना हो जाएगा, C/3। तो देख लो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C/3। आप इसमें एक जनरलाइज कर सकते हैं क्या, कि यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है ना आर कनेक्टेड इन सीरीज, then its equivalent capacitors then its equivalent capacitance will be C/n, C/n। कब, जब n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सभी का आइडेंटिकल कहने का मतलब ये हुआ कि सभी का कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे केस में आपको यदि इक्विवेलेंट निकालना है तो एक का जो एक जो कैपेसिटी C है उससे जितना रहेगा, 1 2 3 4 या 10 भी रह सकता है, 10 आइडेंटिकल रहेगा या 5 आइडेंटिकल रहेगा, तो n का वैल्यू n या 5 या 10 जो भी पुट कर सकते हैं कर दीजिए और रिमेनिंग आंसर ले लीजिए। यदि C का वैल्यू वहां पे कुछ दिया हुआ रहता तो दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, C का वैल्यू पुट करते और n का भी वैल्यू पुट करते और C इक्विवेलेंट निकालते। यदि इसका यूनिट कुछ दिया हुआ रहता, माइक्रोफैराड में दिया हुआ रहता या माइक्रोफैराड में दिया गया, फैराड में दिया हुआ रहेगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ अभी हम लोग यूनिट को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे अच्छे से और अच्छे से आंसर निकालेंगे। हाँ, आप जब फिजिक्स बनाते हो तो आपको यूनिट्स पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप यूनिट्स पर ध्यान नहीं देते हो तो जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, वोल्ट था, जूल था, किलोवाट आवर था, तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ क्या है, आपको सामने मैग्नीट्यूड सबका सेम समान दिखेगा, लेकिन यूनिट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा जल्दी में रहता है, तो आप उस टाइम आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या लगाना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब केवल आगे का वैल्यू देखेंगे, पीछे यूनिट्स नहीं देखेंगे और टिक लगा के चले आएंगे, तो ऐसे केस में आप लोग को मार्क्स कटेगा और आप थोड़ा सा आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा उस केस में, है ना। तो आप कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो और उसको प्रैक्टिस से ही आप इसको दूर कर सकते हो, है ना। प्रेशर को कम, अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं होने देना एग्जाम में, हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इतना तेज है ये बोर्ड। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आर रिलेटेड टू। तो ये आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV/dr। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो आपको ये सारे के प्रूफ आप लोगों को हम बताएंगे, है ना। और हमारा जो चैनल है, इस पर आपको रेगुलर कोर्स भी दिया जाएगा, आपका फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, कंप्यूटर साइंस का। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे से कंटेंट प्राप्त हो सके हमारे चैनल के माध्यम से, और आप अपना रिजल्ट को बेहतर बना सके और साथ में अपना करियर को भी बेहतर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। बोल रहा है कि कोई एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये चार्ज स्फीयर है ना, ये चार्ज स्फीयर है, चाहे जिस प्रकार का भी चार्ज रख रहा हो, नेगेटिव रखे पॉजिटिव रखे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बोले कोई भी एक पॉइंट इस स्फीयर के अंदर में, कोई ही भी ले लो, कहीं भी, ये मान लो सेंटर है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो
ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और अभी जस्ट पीछे हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, dV अपॉन dr। तो आप ये देख लो, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंजिंग r। अब इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल, है ना, चेंज इन पोटेंशियल कितना? 0। चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 0। मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब चाहे पॉइंट आप यहां कंसीडर कर लो, चाहे यहां कंसीडर करो, कहीं भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, है ना, P Q R S, कहीं भी पॉइंट आप ले लो, सभी जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे दैट इज भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा एट एवरीवेयर, सॉरी कांस्टेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं सरफेस पर 2 वोल्ट पोटेंशियल है। कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट पोटेंशियल है। तो पॉइंट P के पास कितना होगा? तो यही 2 वोल्ट, जितना सरफेस पर होगा ना, उतना ही यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। हाँ, लेकिन यदि इधर आउट साइड ऑफ द पॉइंट ले रहे हैं, आउट साइड में ले रहे हैं पॉइंट को, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल डेफिनेटली सरफेस और इनसाइड से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि आप पोटेंशियल आप पढ़े होगे, V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर मतलब जैसे जैसे आप, ये जो आर है वो क्या है? ग्रेटर देन आर, मतलब ये जो रेडियस हमारा है, ये जो रेडियस है, इस रेडियस से ज्यादा बड़ा वैल्यू के लिए ये जो क्या है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको घटते हुए जाएगा, जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, है ना। लेकिन सरफेस और उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, वो जितना सरफेस पर पाया जाएगा उतना ही उसके अंदर भी पाया जाएगा स्फीयर का। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या होगा? 0 होगा, है ना। चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार। आज तक में सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ऑब्जर्व किया गया है? तो हमको पता है, आप सभी को भी पता है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है? E होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ओके, अब देख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द करेक्ट आंसर। ओके, इससे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज अभी किसी बॉडी पर नहीं पाया गया है। इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये खत्म हो गया, है ना। साथ ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यदि आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये आप विश्वास बना के रखें कि आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और जब भी हम लोग चाहे सब्जेक्टिव को डील करेंगे या ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी देने का कोशिश करूंगा, अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। और यहाँ पर आप लोग को जैसे मैं फिर से इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और इवन इंग्लिश का भी हम लोग यहाँ पर, और बायोलॉजी, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी का भी हम लोग यहाँ पे हम लोग सेशन देने जा रहे हैं। और आप लोग अच्छे से अच्छे टीचर से आप लोग को भेंट करवाया जाएगा, और अच्छे से अच्छे टीचर जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे आपको देखने को मिलेगा हमारा ये कंटेंट, है ना। थैंक यू तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।